और किसी बात पे दिया है तो इस बात पे दिया कि देश के गांव का विकास हो, देश के किसान का विकास हो, देश की खेती का विकास हो और देश का गरीब गरीबी से मुक्त हो। इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया है। इसीलिए ग्रामीण विकास की बात हो या किसान कल्याण की बात हो या पंचायती राज की बात हो, इसीलिए उन्होंने इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया, सबसे ज्यादा धनराशि दी। इस पर हम बात करेंगे। देश के ग्रामीण एवं विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का भी जिम्मा है, पंचायती राज मंत्रालय का भी जिम्मा है। इसलिए हम जानेंगे पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने किसान गांव के लिए क्या किया और आगे क्या करेगी। इसलिए सीधा सीधा मेरा सवाल आपसे नरेंद्र सिंह तोमर जी ये है, क्या इन 6 सालों में ईमानदारी से आप कह सकते हैं देश के गांव का, किसान का, खेती का विकास हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अपनी पहली पारी प्रारंभ की थी जी, उस समय उन्होंने यह कहा था कि उनकी सरकार गांव, गरीब, किसान और मजदूर के लिए समर्पित रहेगी जी। तब से अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार के अधिकांश निर्णयों के केंद्र में यह वर्ग रहा है जी। फिर ग्रामीण विकास का सवाल हो, कृषि का सवाल हो या गांव में रहने वाले गरीब आदमी के विकास का सवाल हो जी। जहाँ तक कृषि का संबंध है, कृषि हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है जी। देश की 60% आबादी की लगभग निर्भरता खेती पर है और गांव में खेत में काम करने वाले लोग हैं। इसलिए इस क्षेत्र को ठीक करना और इस क्षेत्र में सरकार का इन्वेस्टमेंट करना यह अत्यंत आवश्यक था जी। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी करना चाहिए जी। अब किसान की आमदनी दोगुनी करना है तो उसके खेत की उत्पादकता बढ़े और उत्पादन में आने वाली जो लागत है जी। वह कम हो और तीसरा उसको उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके। इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो एक लंबे समय से किसान मांग कर रहे थे कि स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट लागू करना चाहिए जी। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि स्वामीनाथन साहब की 201 रिकमेंडेशन थी जिसमें से लगभग 200 पर सरकार काम कर रही है। उसमें सबसे कठिन जो रिकमेंडेशन थी वह एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफे के साथ घोषित करना जी। एक बड़ा निर्णय था और यूपीए सरकार ने भी 10 वर्षों में नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता पर किसान था जी। इसलिए अब एमएसपी जो लागत किसान की आती है उस पर 50% मुनाफा तय करके घोषित की जाती है जी। इस बार भी रबी की जो फसलें हैं वो एमएसपी पर खरीदी गई और बम्पर फसलें पैदा हुई है और खरीफ की एमएसपी हम लोगों ने घोषित कर दी है। खरीफ की फसल जब आएगी तो एमएसपी पर खरीद करेंगे। दूसरा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और इस योजना के अंतर्गत अब तक एक वर्ष में लगभग 72,000 करोड़ रुपया किसानों के अकाउंट में पहुंचाया गया है जी। लॉकडाउन के पीरियड में ही लगभग 19,000 करोड़ रुपया हमने किसानों को दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए
और इसलिए किसानों को सुरक्षा कवच भी चाहिए, तो फसल बीमा योजना बनाई गई। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गत 3 वर्षों में अगर हम देखेंगे तो किसानों का प्रीमियम लगभग 13,000 करोड़ रुपया आया और किसान को जो भुगतान हुआ नुकसान का वो 68,000 करोड़ रुपया हुआ। जी। अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ और कमियां थी, उनको परिमार्जित किया है, उसको स्वैच्छिक किया है। और अभी लॉकडाउन के समय में ही 6,500 करोड़ रुपया हम लोगों ने किसानों का भुगतान करने का काम किया। और फसल बीमा के माध्यम से एक बड़ा सुरक्षा कवच किसानों को मिला हुआ है। जी। खेत में उत्पादकता बढ़े, इस दृष्टि से सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास कर रही है। हमारा जो ICR है, जो भारतीय अनुसंधान परिषद, वो इस प्रकार के नवीन किस्मों का निर्माण कर रही है जो जलवायु सह हों और अधिक उत्पादकता देने वाले हों। जी। दूसरा, किसान की लागत कम हो, इसके लिए हमारा लगातार आग्रह है कि केमिकल फर्टिलाइज़र के उपयोग को कम करना चाहिए। और उपयोग को कम करना है, बिजली की खपत कम करना है, पानी की खपत कम करना है, तो लागत भी कम होगी। और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड अभियान पर बल दिया और आपने देखा लगभग देश के 12 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम किया। अभी उसके लिए अवेयरनेस का कार्यक्रम व्यापक रूप से चल रहा है और KB के माध्यम से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैं भी आपके माध्यम से किसानों को यह आग्रह करना चाहता हूं कि सॉइल हेल्थ कार्ड को गंभीरता से उन्हें लेना चाहिए। जी। जिस प्रकार से हमको अगर बुखार आता है तो डॉक्टर हमको सलाह देता है कि ब्लड टेस्ट करा लो। ब्लड टेस्ट कराते हैं, अगर ब्लड टेस्ट में मलेरिया आया तो 2-3 कुनैन की खुराक खाने के बाद हम स्वस्थ हो जाते हैं। और अगर हम ब्लड टेस्ट न कराएं और वैसे ही बुखार के लिए दवा लेते रहें तो गोली खाएंगे तो बुखार कम होगा, फिर गोली का असर कम होगा, फिर बुखार आ जाएगा, फिर कम होगा, फिर बुखार आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से सॉइल हेल्थ कार्ड की स्थिति है और किसान को इस दिशा में प्रवृत्त होना चाहिए कि सॉइल हेल्थ को वो चेकअप कराएगा तो निश्चित रूप से उसको ये रिकमेंडेशन मिलेगी कि आपकी सॉइल की वर्तमान स्थिति ये है। जी। इस सॉइल में फर्टिलाइज़र इतना प्रति एकड़ यूज करना चाहिए, पानी इतना यूज करना चाहिए और बाकी जो जलवायु के अनुकूल फसलें हैं कौन सी बोना चाहिए। अगर इन रिकमेंडेशनों को मानकर किसान काम करेगा तो निश्चित रूप से वह केमिकल फर्टिलाइज़र में भी बचत कर सकेगा, सिंचाई में पानी की बचत भी होगी, सिंचाई पर जो खर्च होने वाला पैसा है उसकी बचत भी होगी, तो लागत में कमी आएगी। जी। तो इस दिशा में सॉइल हेल्थ कार्ड पर भी हम लोग बल दे रहे हैं। दूसरा, खेती में किसान ऑर्गेनिक रकबे की तरफ जाए, जैविक खेती की ओर प्रवृत्त हो, जैविक खाद का उपयोग करे। इस दिशा में भी सरकार बहुत तेज़ी के साथ काम कर रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में ये काम बहुत अच्छे से चल रहा है। सिक्किम हमारा ऑर्गेनिक स्टेट घोषित हुआ है और बड़ी मात्रा में वहाँ जो उत्पादन है कृषि के वो इस कारण से एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयत्न हम लोगों का है। इस बार बजट में प्राकृतिक पद्धति जो भारत की है उस पद्धति के अनुसार भी खेती होए, इस पर भी हम लोगों ने बल दिया है। इसको अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखें तो लोग बोलचाल की भाषा में जीरो बजट खेती बोलते हैं। जब जीरो बजट बोलते हैं तो जीरो बजट माने क्या
तो स्वाभाविक रूप से खेती का एक चक्र है। खेती में फसल भी है, खेती में फल भी है, खेती में सब्जीवाड़ी भी है, खेती में फुलवारी भी है, खेती के साथ पशुपालन भी है, खेती के साथ फिशरीज भी है, खेती के साथ बाकी सब चीज़ें भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब खेती की हम बात करते हैं तो खेती में इन सब चीज़ों का उपयोग हो जी। तो जब भारतीय प्राकृतिक पद्धति के आधार पर खेती होगी तो निश्चित रूप से गाय का उपयोग बढ़ेगा, गाय के गोबर का, गौमूत्र का, इसका उपयोग बढ़ेगा। अब गाय अगर घर में है तो गोबर फ्री का ही है और गौमूत्र भी फ्री का ही है, और उसके साथ जीवा अमृत और ये सब चीज़ें प्रोसेस करें गुड़ बेसन डाल के और उसको खेती में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बना के यूज करें तो एक तो जैविक उत्पादन भी हम कर सकेंगे और निश्चित रूप से हमारी लागत भी कम हो सकेगी, और जैविक जो उत्पाद है उसका बाज़ार में भाव भी ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए किसान को अपने उत्पादन का उचित मूल्य भी मिल सकेगा। जी। नरेंद्र सिंह तोमर जी, बात में अगर करूँ, 2-3 समस्याएं ऐसी हैं, चाहे यूरिया संकट की मैं बात करूं, अब से कुछ समय पहले तक यूरिया संकट की समस्या, खाद के संकट की समस्या, चाहे उसकी कीमतों की बात हो या कमी की बात हो, वो सुनने में आती थी। उस दिशा में आपकी सरकार ने क्या करा? दूसरा, एक सबसे बड़ी समस्या आती थी, आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कही, अच्छा फैसला था, लेकिन किसान अपने उत्पाद को बेचे कहाँ? उसके लिए क्या ऐसी मंडियाँ शुरू की गई कि अपने उत्पाद को अच्छी कीमतों पर जाके वो बेच सके? इस दिशा में कुछ किया आपने? देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि किसान को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। जी। इसके लिए पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी बढ़ाया, एक पक्ष है, उसका फ़ायदा किसान को मिल रहा है। जैविक खेती के और जो किसान चाह रहे हैं उनको भी उचित मूल्य मिल रहा है। दूसरा, जो आइटम एक्सपोर्ट हो रहा है उससे भी अच्छी आमदनी किसान की हो रही है। लेकिन साथ ही साथ यह संकट जरूर विद्यमान था कि किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, लेकिन वो अपने उत्पाद को किस स्थान पर बेचे, किस कीमत पर बेचे, इसके लिए वो स्वतंत्र नहीं था। इस मामले में पहले भी कभी विचार हुआ होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कोई सरकार हिम्मत नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में ही ये सुनिश्चित करने का काम किया कि वो किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य ऑर्डिनेंस लेकर आए। किसान अपने उत्पाद का व्यापार कैसे करे? वर्तमान में परिस्थिति ये थी कि उसको अपने उत्पाद को लेकर मंडी में ही आने के लिए मजबूर था, और वहाँ जो लाइसेंसधारी लोग थे वही उसकी बोली लगा के जो मूल्य तय करते थे उस पर उसे बेचना पड़ता था, और ज़्यादातर उसको मूल्य कम मिलता था। तो इसलिए ये आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि देश में जितने भी उत्पादन करता है, कोई व्यक्ति घड़ी बनाता है तो उसको ये अधिकार है कि वो कहाँ बनाएगा, कहाँ बेचेगा, कितनी कीमत पर बेचेगा, लेकिन किसान को ये अधिकार नहीं है कि वो कितनी कीमत पर बेचे और कहाँ बेचे। जी। तो इसलिए इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से किसान को आज़ादी मिल गई है। अब राज्य की जो मंडियां हैं, उस मंडी की दीवार के बाहर जी पूरा एरिया खुला ट्रेड एरिया है। किसान अपने घर से भी, अपने खेत से भी, वेयर हाउस से, कोल्ड स्टोरेज से अंतर्राज्यीय व्यापार कर सकता है। कोई भी प्रोसेसर किसान के खेत तक पहुंच सकता है, कोई भी व्यापारी किसान के खेत पर ही जाकर उत्पादन की खरीद कर सकता है, और इसके लिए बहुत अर्हताएँ नहीं हैं। सिंपल, अगर उसके पास पैन कार्ड है तो ये खरीद कर सकता है। जी। अब किसान ये भी सुनिश्चित कर सकता है कि हरियाणा का किसान अगर कलकत्ता के व्यापारी को बेचना चाहता है
तो वह अपना उत्पादन बेच सकता है। अब कोई प्रतिबंध नहीं है। जी। पहले किसान मंडी में जाता था तो मंडी टैक्स उस पर लगता था, फिर यहाँ से जब वो कलकत्ता उसका उत्पाद पहुँचता था वहाँ फिर मंडी टैक्स लगता था। तो अंततः तो टैक्स कितने भी बढ़ा दो, व्यापारी जब खरीदता है तो किसान को वही मूल्य देता है जिसमें बाकी टैक्स, लॉजिस्टिक, बाकी सारी चीज़ों को काट पीट के तो सारा बोझ तो किसान पर ही पड़ता है। अब इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से सुनिश्चित हुआ कि देश में किसी भी स्थान से मंडी प्रेमाइसेस को छोड़कर किसान ट्रेड कर सकता है, मनचाही कीमत पर कर सकता है, मनचाहे व्यक्ति के साथ कर सकता है, और इस पर कोई भी टैक्स न राज्य सरकार का लगेगा न केंद्र सरकार का लगेगा। जी। और जो एमएसपी है वो एमएसपी पर ख़रीद हम करते हैं तो एमएसपी पर ख़रीद करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अभी पिछले बार कार्यकाल में मोदी जी के नेतृत्व में कृषि उत्पाद की खरीद फरोख्त के लिए इनाम प्लेटफॉर्म बनाया था। उससे 585 मंडियां जुड़ी थी। अभी दूसरे कार्यकाल में हम लोगों ने एक वर्ष में ही लगभग उनकी संख्या बढ़ाकर अब 1000 कर दी है। उस प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेड बढ़ेगा। और ये जो कानून आया है, इस कानून के अंतर्गत बहुत सारे ई प्लेटफॉर्म बन जाएंगे। उन ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी खरीद फरोख्त हो सकती है। मतलब कोई भी, जैसे आप चाहो तो ई प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हो, कोई भी दूसरा व्यक्ति चाहे तो ई प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकता है। ई प्लेटफॉर्म पर किसान के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार उसकी निगरानी भी करेगी, उसके नियम भी बनाएगी, और अगर कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश करेगा तो उसका सुनवाई करके दंडित करने का भी प्रावधान हम लोगों ने रखा है। जी। आपकी सरकार किसानों को सुरक्षित उनको उत्पादन के लिए, खेती के लिए उस पर जोर देती है। फसल बीमा योजना भी सरकार ने शुरू की, उसके लिए मुआवजा भी सरकार देती है। कोरोना संकट एक बहुत बड़ा संकट देश पे आया है। पिछले 3-4 महीनों से खेती बाड़ी भी प्रभावित हुई है, किसान का व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है, गांव भी प्रभावित हुए हैं। किसान को बचाने के लिए, खेती को बचाने के लिए इस दिशा में कुछ आपकी सरकार ने किया? ये देखिए, दरअसल जब कोरोना वायरस आया जी, और पहला लॉकडाउन घोषित हुआ तो उस समय किसान की फसल कटाई के लिए खड़ी थी। तो ये संकट था कि फसल कैसे कटेगी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को। उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने खेती से संबंधित जो भी विषय थे उन विषयों को लॉकडाउन में भी अनुमति प्रदान की थी। जैसे कटाई के लिए किसान खेत में जा सकता है, मजदूर खेत में जा सकता है, और मशीन खेत में जा सकती है। तो मशीनों की आवाजाही को अनुमति थी। दूसरा, खाद, बीज, पेस्टिसाइड, इनकी शॉप्स भी उसमें जैसे मेडिकल स्टोर को छोड़ा था वैसे ही इनको भी छोड़ा था। दूसरा, चूँकि जब फसल कटाई आती है या फसल बोने का समय आता है तो उसी समय कृषि उपकरणों की ज़रूरत होती है। तो हमेशा तो होती नहीं है, तो निश्चित रूप से जब काम आता है तो फिर उस मशीन का मेंटेनेंस भी कराना होता है, कोई पार्ट्स गड़बड़ होता है तो पार्ट्स भी डालना होता है। तो ऐसे मेंटेनेंस के लिए वर्कशॉप भी खोले जाएं, ये भी अनुमति थी। पार्ट्स की दुकान खोली जाए, ये भी अनुमति थी। अपना पेस्टिसाइड की जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री में काम चलता रहे, और उस इंडस्ट्री से संबंधित पैकेजिंग, लेबलिंग जो सिस्टर कंसर्न काम करते हैं उनको भी अनुमति थी, जिससे कि पेस्टिसाइड के उत्पादन पर कोई प्रभाव ना पड़े। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने ये सारी अनुमतियां प्रदान की। इसके कारण खेती के क्षेत्र को पूरा का पूरा सुरक्षित रखा जा सका। किसान ने साहसपूर्ण निर्णय लिया और कोरोना के समय में भी उसने फसल की कटाई का काम पूरा किया। फसल बेचने का काम था तो एफसीआई और नेफेड को तैनात किया केंद्र सरकार ने। एफसीआई ने गेहूं और धान खरीदा, नेफेड ने दलहन और तिलहन खरीदा, और पिछले बार से अच्छी फसल पैदा हुई
और गत वर्ष की तुलना में अधिक समर्थन मूल्य पर खरीद भी हुई और ग्रीष्म ऋतु की जो फसलें थीं उसकी बुआई भी गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष किसान ने 38% अधिक करी। अब खरीफ का काम शुरू हो गया है और खरीफ कॉन्फ्रेंस भी हम लोगों ने कर ली है और जो आवश्यकताएं केंद्र सरकार से उनकी पूर्त होना है उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और जैसे मौसम विभाग का अनुमान है उसके अनुसार मुझे पूरा विश्वास है कि खरीफ की फसल भी पहले से बहुत अच्छी होगी। जी नरेंद्र जी, उत्पादन हर साल बढ़ रहा है देश में, ये एक अच्छी बात है, लेकिन क्या अब हम कह सकते हैं कि भंडारण की जो समस्या होती थी हमारे यहाँ, गोदाम की कमी रहती थी, क्या वो दूर हुई है? इस दिशा में आपकी सरकार ने कुछ किया? क्योंकि किसान ने अच्छा उत्पादन कर दिया लेकिन वो रखा कहाँ जाए, क्योंकि गोदाम इतने नहीं थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं यूपीए सरकार से तुलना करता हूँ इन 6 सालों की, तो 6 साल पहले ये सब सवाल उठते थे कि देश का किसान भंडारण की समस्या से जूझ रहा है। इसके लिए कुछ किया? स्वाभाविक रूप से देखिए, भंडारण अत्यंत आवश्यक है और अगर हम उसको दूसरी भाषा में कहें तो जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश नहीं होने के कारण कृषि के क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है। निजी निवेश लाने के कभी प्रयत्न हुए नहीं, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया तो उसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया, छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया, फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान किया और हमारा मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। एफपीओ बनाने की योजना प्रारंभ की, देश भर में 10,000 एफपीओ बनाए जाएंगे। ये सब इस दिशा में बढ़ते हुए कदम हैं, क्योंकि अब ये जो 1 लाख करोड़ का पैकेज है, ये पैकेज में हम लोग मैपिंग कर रहे हैं कि किन स्थानों पर भंडारण की कमी है। ये पैकेज निजी निवेश के साथ नीचे तक जाए और गांव में भंडारण की व्यवस्था, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, इसके जो गैप्स हैं उनको दूर करने का काम करें। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से छोटे छोटे कारखाने अगर लगेंगे तो प्रोसेसिंग अगर गांव के आसपास होने लगेगी तो किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलना शुरू हो जाएगा। 10,000 एफपीओ बनाने के पीछे सरकार की ये मानसिकता है कि एक एफपीओ को सशक्त बनाने के लिए हम लोग 15 लाख रुपए की सहायता देंगे और एक एजेंसी को भी हायर करेंगे जो एजेंसी किसान को बुआई से लेकर फसल के उत्पादन तक और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग हो सकती है, उसकी लेबलिंग हो सकती है, उसकी पैकेजिंग हो सकती है और उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, इसके लिए भी हायर करेंगे और एफपीओ के साथ उसको लगाएंगे। एफपीओ छोटे किसानों का एक बड़ा समूह होगा तो एक एफपीओ के पास वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे स्वाभाविक रूप से हमारे देश में 85% छोटे किसान हैं, तो छोटे किसान की स्थिति है कि वो अपना 10 क्विंटल अनाज अगर उसने पैदा किया तो वो मंडी तक भी नहीं ला पाता जी, और मंडी तक नहीं ला पाता तो उसको एमएसपी का भी फ़ायदा नहीं मिलता, बाकी फ़ायदे तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए एफपीओ में अगर एक एफपीओ में 300 किसान शामिल होंगे तो 300 किसानों का जो उत्पादन है वो निश्चित रूप से एक बड़ा वॉल्यूम होगा जी। तो वो एफपीओ अब नए कानून के अंतर्गत भी उसका फ़ायदा उठाकर सीधा वो अंतर्राज्यीय व्यापार कर सकता है, तो इससे किसान के उत्पादन का उचित मूल्य उसे मिलेगा। ये किसानों का एक समूह होगा। ये जो आदान है, खेत में लगने वाली सामग्री है, उसको अगर थोक में खरीदेगा, खैरीज में खरीदते हैं तो अलग अलग दाम पर मिलता है, थोक में पेस्टिसाइड खरीदेगा, बीज खरीदेगा, फर्टिलाइज़र खरीदेगा तो निश्चित रूप से उसको कम दामों में और थोक के दाम पर ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, तो लागत में भी कमी आएगी।
जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है तो ये सामूहिक सिंचाई की योजना बना सकते हैं। जिन किसानों के पास खेती करने के लिए मशीन नहीं है, मैन पावर कम है, तो ये एफपीओ मशीन भी इकट्ठी खरीद सकता है और सारे लोगों को कर सकता है शामिल उसमें, जिससे मशीन का भी फ़ायदा सब किसानों को मिले। फिर एफपीओ बनेगा तो उसको टेक्निकल सपोर्ट भी हम लोग देंगे, किसानों को प्रशिक्षण भी हम देंगे कि कौन सी खेती करें। एक क्लस्टर बन जाए तो उस क्लस्टर में कम लागत में ज़्यादा मूल्य की फसलें पैदा हो जाएं। फिर ये एफपीओ को हम लोग 2 करोड़ रुपए तक का ये एफपीओ लोन भी ले सकता है, और इसके लिए नाबार्ड और एनसीडीसी में हम लोगों ने 5,000 करोड़ का एक क्रेडिट फंड भी बनाया है, तो उसकी गारंटी भी देंगे, तो जिससे कि ये एफपीओ प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसके बाद खेती में एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा, निजी निवेश बढ़ेगा, टेक्निकल सपोर्ट बढ़ेगा, खेत की उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, उचित मूल्य मिलेगा, प्रोसेसिंग बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से किसान की आमदनी दिनों दिन बढ़ेगी। सर, किसान की आमदनी बढ़ेगी, 2022 तक आपकी सरकार ने लक्ष्य रखा है उसकी आय दुगनी हो जाए। लेकिन एक सवाल, हालांकि वो सवाल आपकी सरकार से बहुत अधिक जुड़ा हुआ नहीं है, मैं पिछली सरकार को भी दोष उस तरह से नहीं दूंगा, लेकिन एक कड़वी सच्चाई रही है कि इस देश का किसान कभी कभी आत्महत्या के लिए भी मजबूर होता है। खासतौर से महाराष्ट्र से इस तरह की खबरें आती हैं, आंकड़े आते थे जो चिंता हर किसी को डालते थे, आपको भी चिंतित करते थे, मुझे भी चिंतित करते थे। अब हम कह सकते हैं कि देश का किसान जो है वो इस समस्या से भी निजात पाएगा कि उसे आत्महत्या ना करनी पड़े, वो चाहे किसी भी राज्य का हो। हालांकि जो कृषि है वो राज्य का विषय है। मैं आपके माध्यम से किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति जी जहाँ भी काम करते हों उनको यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है, और इसलिए अगर समस्या है तो निश्चित रूप से उनको संघर्षरत रहना चाहिए। भारत सरकार ने जो स्कीम्स बनाई हैं, जो निवेश की प्रक्रिया बनाई है, जो पैकेज घोषित किए हैं, एफपीओ बनाया है, बहुत सारी स्कीम में हम सब्सिडी भी लोगों को दे रहे हैं, तो इन सब से निश्चित रूप से आने वाले कल में खेती का काम निश्चित रूप से फ़ायदे का काम होएगा, और आधुनिक विधा से किसान को जोड़ना चाहिए जिससे कि वो अपनी फसल का अच्छा दाम प्राप्त कर सके। मैंने ये सवाल सर आपसे इसलिए पूछा क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कई बार सवाल इस बात पे उठाया जब आपकी सरकार ने किसान सम्मान निधि, मतलब किसानों को सीधा उसके खाते तक पैसा पहुंचे, इसको लेकर भी सवाल उठाए। इसलिए मैंने ये सवाल उठाया, आपसे जानने की कोशिश करी। स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात आपने शुरू में की कि आपकी सरकार ने उसकी अनेक सिफारिशें, करीब 200 सिफारिशों पर आपकी सरकार काम कर रही है। इस देश का नौजवान खेती के प्रति आकर्षित हो, इसके लिए कुछ कर रहे हैं आप? स्वाभाविक रूप से नई पीढ़ी को खेती की तरफ आकर्षित होना यह आज की ज़रूरत है, और धीरे धीरे क्या हुआ कि कुल मिला के हमारे देश में एक सोच बन गया कि पहले तो पढ़ो और पढ़ने के बाद नौकरी ढूंढो। तो अब गांव में धीरे धीरे पढ़ने के साधन पहुंच गए, तो लोग पढ़ भी रहे हैं। अब पढ़ने के बाद उनके मन में आता है कि वो नौकरी करें, और नौकरी मिलती नहीं है, इसलिए फिर वो इधर उधर भटकते हैं। अभी जो मैंने आपको पिछले कार्यक्रमों में बताया, उन सभी कार्यक्रमों में निश्चित रूप से खेती को भी फायदेमंद बनाने के लिए योजना है, और खेती में जो निवेश आगे बढ़ने वाला है उसमें रोज़गार के अवसरों का भी सृजन है। जैसे मैंने एफपीओ का बताया, अब एफपीओ में एक पढ़े लिखे व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा एफपीओ का सीईओ के रूप में, एक व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा इसके लिए वो अकाउंटिंग वगैरह कर सके। एफपीओ जितने काम करेगा, अगर वो प्रोसेसिंग कर रहा है तो उसमें रोज़गार होगा, अगर वो पैकेजिंग कर रहा है तो उसमें रोज़गार होगा, और अगर वो खेती कर रहा है तो उसमें भी पढ़े लिखे किसान की ज़रूरत होगी। इसी प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव तक बढ़ने वाला है,
चाहे वो वेयर हाउस बने, चाहे कोल्ड स्टोरेज बने, सब जगह टेक्निकल पर्सन की, पढ़े लिखे पर्सन की आवश्यकता होगी। तो ये जो अब कल्पना है ये निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को सृजित करने वाली भी है। और दूसरा, जब गांव में रहकर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो उसे लगेगा कि वो अपनी खेती को भी उन्नत क्यों ना बनाए जब इनके लिए काम कर रहा है, तो इस ओर भी प्रवृत्त होगा और खेती सुगम बने, फायदेमंद बने और आधुनिक हो, उसके साथ टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हो, तो निश्चित रूप से खेती उन्नत खेती के रूप में तब्दील। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात रही कि गांव में ही लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए आपकी सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, उसने शुरू की है। लेकिन प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना प्रधानमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही कि इस देश के गांव का विकास हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं 6 साल में इसके रिजल्ट कैसे आए हैं, क्योंकि हर सांसद ने कोई ना कोई गांव गोद लिया, विकास किया। आपको इस योजना का अनुभव कैसा रहा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब आदर्श गांव की योजना के लिए सांसदों को आग्रह किया था, वो ऐसी योजना है कि उसके लिए कोई अलग से फंडिंग का प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी बहुत ही दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं और सार्वजनिक जीवन में शुचिता रहे, सार्वजनिक जीवन में समर्पण रहे, सार्वजनिक जीवन में रचनात्मकता रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि निखालस राजनीति के अतिरिक्त भी मनुष्य किसी न किसी रचनात्मक प्रकल्प से जुड़ा रहे। एक व्यक्ति जब सांसद बनता है तो लाखों लोगों के द्वारा निर्वाचित होता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसके संपर्क का दायरा बढ़ता है, तमाम सारे सोर्सों के वो नज़दीक पहुंचता है। अगर वो एक गांव को गोद लेकर सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का अगर ठीक प्रकार से 100% अमल हो जाए तो उस गांव की सूरत बदल सकती है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि गांव तक और खेत तक निजी निवेश भी पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंचा, यही हमारे पिछड़ेपन का कारण है। हर आदमी कोई जो भी निवेश करना चाहता है वो गुड़गांव में करना चाहता है, इंदौर में करना चाहता है, बेंगलोर में करना चाहता है, गांव में नहीं जाना चाहता। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि एक सांसद है तो वो अपने 10 जान पहचान के लोग हैं उनको भी वहाँ ले जाएगा। कुछ लोगों को कहेगा भाई मेरे गांव में शिक्षा का थोड़ा ठीक स्थिति नहीं है तो शाम को कोचिंग करने में कुछ लोग अपना समय दे सकते हैं तो वो दे दें। कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कुछ लोगों की मदद ले सकता है वो। तो एक गांव को रचनात्मक रूप से जब वो विकसित करेगा तो उसके मन को भी संतोष होगा कि मैंने एक समाज का काम किया, राजनीति अलग हटके। और जब वो गांव गोद लेता है तो निश्चित रूप से गांव के प्रति उसका रुझान बढ़ता है, गांव के प्रति उसका समर्पण बढ़ता है, गांव में छोटी छोटी समस्याओं को वो चिन्हित करता है, वो कैसे पूरी होंगी ये सुनिश्चित करने का काम है। क्योंकि हमारे यहाँ सामान्य तौर पर यही माना जाता है सड़क बन जाए, नाली बन जाए, यही विकास है। ये विकास नहीं है। गांव में तो और भी ऐसे तमाम सारे काम हैं। हमारे गांव का रहने वाला हर बच्चा स्कूल जाए, इसमें कोई पैसे थोड़ी लगने वाले। तो इसके लिए अगर सांसद का प्रयास होता है तो उस गांव को लाभ मिलता है। हर बच्चे का टीकाकरण हो जाए, इसमें कोई पैसे थोड़े, फ्री में चलने वाली योजना है। इसमें अगर सांसद काम करे तो अच्छा हो सकता है गांव। दूसरा, साथ ही साथ पशुओं में भी बीमारी होती है। मुंहबोला बीमारी के लिए प्रधानमंत्री जी ने 13,000 करोड़ रुपए की योजना लॉन्च की। उसके लिए वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है। मैं तय कर सकता हूँ मेरे गांव के हर पशु का वैक्सीनेशन हो जाए। मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो मैं क्रॉस कर सकता हूँ। गांव में ये 15 समस्याएं, मेरे प्रयत्न से ये 10 समस्याएं खत्म हो गई। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि बहुत सारे सांसदों ने बहुत अच्छा काम किया है। आप डाटा चाहें तो मेरे मंत्रालय से ग्रामीण विकास से ले सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी की यही इच्छा थी कि मनुष्य सार्वजनिक जीवन में रहे तो एक रचनात्मक प्रकल्प उसके जीवन में रहना चाहिए, जिससे जनता के प्रति उसका समर्पण बढ़े और जनता की जो समस्याएं उसके निराकरण के प्रति उसकी दृष्टि बढ़े। जी नरेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि देश का विकास पंचायत के स्तर तक पर हो, इस देश की पंचायतें जागृत ढंग से इस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आप देश के पंचायती राज मंत्री भी हैं। पंचायत की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण काम आपने 6 सालों में आपकी सरकार ने किया हो?
देखिए, पंचायत और ग्रामीण विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पंचायतें देश में हमारे यहाँ 2,68,000 हैं और प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि गांव का विकास तीव्र गति से होना चाहिए। और इस दृष्टि से आपने देखा होगा कि 13 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसमें 5 वर्ष में 2.5 लाख पंचायतों के लिए 65,000 करोड़ रुपया विकास के लिए मिलता था। 14 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई, उनने रिकमेंड किया कि 2,02,92 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। पीएम चाहते तो उसमें कटौती कर सकते थे और कुछ पैसा अपने हाथ में रहे तो हम अपना मन चाहे स्कीम में खर्च कर सकें, लेकिन पीएम ने कहा विकास तो गांव में ही होना चाहिए। इसलिए पिछले 13 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से अगर तुलना करें 14 फाइनेंस की रिपोर्ट को तो तिगुनी राशि थी जी। तो पिछले 5 वर्षों में 2,02,92 करोड़ रुपया पंचायतों में खर्च हुआ। लगभग 90% पैसा हम लोग पंचायतों को जारी कर चुके हैं। इस बार भी फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन मतलब 1 साल की जो अंतरिम रिपोर्ट आई है उसके आधार पर लगता है कि वो बढ़ के मिलेगा ही। दूसरा क्या है कि पिछले कार्यकाल में मोदी जी ने क्रमशः गांव की मौलिक समस्याओं को हल करने की कोशिश की। देखिए, जब यूपीए की सरकार थी तो मैं राज्य सरकार में मंत्री था जी और ये ग्रामीण विकास ही मेरे पास उस समय भी था। तो मैं देखता था एक आवास की योजना चलती थी, उसमें जो आवास का आवंटन आता था मध्य प्रदेश में वो 1 साल में एक पंचायत को 1 मकान मिलता था। हम जब यहाँ आए तो हम लोग लोकसभा में जब ग्रामीण विकास पर अपना अनुदान मांगों पर बोलते थे तो बोलते थे कि भाई कुल मिला के ऐसा कोई दिन आएगा क्या जब हम ये कह सकें कि हमारे यहाँ कोई आवासहीन नहीं है। लगता था कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने तय कर दिया कि 2022 तक हम इसको 0 कर देंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना बनी और 2022 तक सारे लोगों को मकान मिल जाएंगे। अभी 1,53,00,000 मकान हम लोगों ने बनाए, शेष जो बचे हैं उन पर काम चल रहा है। तो हर आवासहीन व्यक्ति को गांव में मकान मिल जाए ये सुनिश्चित किया। जो घर बना है या जो घर बनने वाला है उस हर घर में शौचालय बन जाए ये सुनिश्चित किया स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से। अब जब शौचालय की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी, लोगों को लगता था कि भाई प्रधानमंत्री को तो बड़ी बात करना चाहिए, इतनी छोटी बात क्यों कर रहे हैं और शौचालय बनाना कोई पीएम का काम है क्या। लेकिन मैं पीएम की दूरदृष्टि को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर आज देश ODF नहीं होता और हर घर में शौचालय नहीं होता तो जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो देश का जो ग्रामीण भूभाग है जी और शहर का भी बड़ा हिस्सा हम देखते थे कि रेलवे स्टेशनों के आसपास जब निकलते थे ट्रेन से तो क्या गंदगी रहती थी और उसके कारण क्या बीमारियां खड़ी होती थी। तो आज लॉकडाउन का पालन हो सका, उसमें इस शौचालय की बड़ी भूमिका थी। नहीं तो सुबह और शाम दोनों टाइम पूरा गांव बाहर ही होता, कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग होती, कहाँ से लॉकडाउन का पालन होता। सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर गरीब के घर में बिजली पहुंच जाए ये उन्होंने सुनिश्चित किया। जिस गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर नहीं है उस महिला को रसोई गैस का सिलेंडर मिल जाए। कुल मिला के इन माध्यमों से मौलिक सुविधाओं को भी देने का प्रयास हुआ और साथ ही साथ गैर बराबरी को भी समाप्त किया। जी पहले रसोई गैस का सिलेंडर अमीर घरों की निशानी हुआ करती थी, जो सक्षम है वो उनके घर पे गैस से रोटी बनेगी, जो विपन्न है उनके घर पे चूल्हा फूंक फूंक के महिला मरी जाएगी। बड़ा घर है उसके यहाँ शौचालय होगा, गरीब का घर है तो महिला शौचालय में नहीं जा सकती, कोई शौचालय है ही नहीं। तो गैर बराबरी को समाप्त किया, मौलिक सुविधाओं को भी वहाँ तक पहुँचाया, गांव में सड़क पहुँचे, इस कार्यक्रम को बल दिया। अभी तक 6.5 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क बन चुकी है और शेष पर काम चल रहा है। और जब दूसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ की सड़कें अभी पूरी नहीं हुई हैं,
लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना का 3rd फेज प्रधानमंत्री जी ने पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में इसको पारित किया। इस 3rd फेज के माध्यम से 1,25,000 किलोमीटर सड़क ग्रामीण क्षेत्र में बनाई जाएगी। इस पर 80,250 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। जी, चलिए नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपने हमसे बात की, लोकसभा टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री, देश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, देश के पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिन्होंने हमसे देश के गांव, गरीब किसान के विकास के लिए मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में क्या किया है और आगे क्या करेगी उस पर खुलकर बात की। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही।